पिता संघर्ष की आंधी में हौसले की दीवार हैं। परेशानियों से लड़ने की दो धारी तलवार हैं। बचपन में खुश रहने वाला खिलौना है। नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है। सपनों को पूरा करने वाली जान है। इन्हीं से तो माँ और बच्चों की पहचान है। मेरी हर एक कहानी का किस्सा है। मेरी माँ मेरी जिंदगी का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है, बेटा मैं नौकरानी नहीं तेरी माँ हूँ। अरे माँ, आप तो जानती हैं कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। बोल कर गई है कि 2 महीने बाद वापस आएगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। नेहा ने परेशान होते हुए अपने माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तेरी सासू माँ है ना, वो किस काम आएंगी। भली चंगी तो है समधन जी अभी। और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती हैं तुम्हारे लिए। जब तक जरूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर से। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर नेहा के आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति घर आया तो नेहा मायूसी का मुखौटा लगाए हुए अपने पति को चाय देने लगती है। अरे नेहा, क्या हुआ, उदास हो। मैं सोच रही थी कि आपकी माँ और बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं। अरे नहीं, मैं अपनी माँ और बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। वो हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे। अजी सुनते हो, आज सूरज का फोन आया था, शांति जी ने चहकते हुए कहा। तो प्रमोद जी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा, क्या कह रहा था। दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है तो उसने अपने घर हम दोनों को बुलाया है। बेटे से बात करके तो शांति जी की खुशियां 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही शांति जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गईं। दरअसल 1 वर्ष पहले शांति जी और प्रमोद जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिनों के लिए रहने गए थे। उनकी बहू नेहा जान चुकी थी कि उसकी सास बहुत ही सीधी है, तो उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपने सासू माँ पर डाल देती। यह देखकर प्रमोद जी को अच्छा नहीं लगा, तो वो बहू से बोले, बहू तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो गई है, थक जाती है, थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की देर ही थी कि बहू तो जैसे हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। शांति जी और प्रमोद जी चुपचाप अपमान सह रहे थे और सूरज अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल न सका। शांति जी और प्रमोद जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस चले आते हैं। शांति जी पिछली यादों में खोई ही थी कि इतने में प्रमोद जी बोले, अरे शांति, किन बातों में खो गई, तुम अभी तक सोच ही रही हो, जल्दी से सामान पैक करो। प्रमोद जी ने अपनी पत्नी शांति से कहा। तुम तो जानती हो सूरज की शादी को 5 साल हो गए हैं और इतने सालों बाद आज जाकर बेटे के घर खुशियां आई हैं। जी ठीक है, मैं जरा नीतू के घर होकर आती हूँ, उसे बोल देती हूँ कि हम कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के घर रहने जा रहे हैं। दरअसल प्रमोद जी और शांति जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया था, जहाँ नीतू और विकास अपने प्यारे से बेटे सोनू के साथ रहा करते थे। वो दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था। उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ वर्षों में शांति जी और नीतू का एक दूसरे के साथ खासा लगाव हो गया था। नीतू के बेटे सोनू को तो उसकी सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी शांति जी। अरे नीतू, ओ नीतू, शांति जी ने आवाज लगाई। जी आंटी जी। नीतू रसोई से बाहर आई। अरे नीतू, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, यह तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। शांति जी की खुशी में शामिल होते हुए नीतू बोली।
हमारे बेटे ने 6 महीने के लिए तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग बाकी है। तुम अपने टिफिन का काम निपटाकर मेरी मदद करने आ जाना। नीतू ने शांति जी की पैकिंग करवाने में मदद की। शांति जी के साथ मिलकर उसने गोंद का लड्डू भी बनवाया। जाने से पहले रास्ते के लिए नीतू ने शांति जी के लिए टिफिन भी पैक कर दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए तैयार हो गए। उधर सूरज उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले आया। जल्दी ही घर पहुंचकर तो बहू से मिलकर शांति जी और प्रमोद जी ने सारे मनमुटाव भुलाकर उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। शांति जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई के अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, शांति जी ने आते ही बड़ी कुशलता से सुव्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री घुल गई थी। सारा दिन माँ जी करके उनसे अपना सारा काम करवा लेती थी। नियत समय पर नेहा ने एक बच्ची को जन्म दिया। दादा दादी के तो पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। बच्ची के होने के बाद शांति जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्ची का ख्याल रखना, रसोई का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। शांति जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई भी तकलीफ ना हो, यह सोचकर सारा दिन अपनी बहू और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में दर्द रहा करता था, इसके बावजूद शांति जी सारा काम बड़ी कुशलता से कर रही थी। प्रमोद जी घर के कामों में उनका हाथ बटा दिया करते थे। देखते देखते 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार में शांति जी और प्रमोद जी का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू नेहा को खटकने लगी। कुछ दिनों बाद नेहा की काम वाली बाई अपने गांव से वापस लौट आई। एक दिन जब शांति जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी, तो बच्ची थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर देती है। बस फिर क्या था, नेहा को तो जैसे बहाना मिल गया था अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने का। नेहा और सूरज ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन शांति जी का मन तो बच्ची में अटका हुआ था। इसीलिए ममतावश कभी कभी बच्ची को उठा लिया करती थी। एक दिन जब दोनों बेटे बहू बाहर गए थे, तो बच्ची को आया को देकर चले गए। बच्ची लगातार रोए जा रही थी। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। शांति जी ने बच्ची को रोता हुआ देखा तो आया की गोद से बच्ची को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्ची चुप हो गई और अपने दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद जब बहू और बेटे वापस घर आते हैं, तो आया ने उनके कान भर दिए। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी शांति जी पर बरस पड़ते हैं और आया को मनाने लगते हैं। शांति जी और प्रमोद जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। करते भी क्या, बच्ची के मुंह में बेटा बहू का घर छोड़कर जाना भी तो नहीं चाहते थे। शांति जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराये घर से आई है, लेकिन बेटा तो अपना ही था। उसने भी मेरे दुख को ना समझते हुए मुझे उल्टा ही दोषी बनाया। अब तो यह हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर हमेशा बतियाती रहती। शांति जी पर रसोई का सारा भार आ जाता है। उन्हें रसोई का सारा काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि आया का खाना भी शांति जी को बनाना पड़ता और प्रमोद जी अपनी पत्नी का यह हालत देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते। एक दिन बहू नेहा ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियाँ घर आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ पकवान बना दीजिएगा। शाम को जब बहू की सहेलियाँ घर आती हैं, तो पूरे आदर सम्मान के साथ शांति जी ने उन्हें बिठाया, अपने हाथों के बने लजीज पकवान खिलाएं। उनकी खूब आवा भगत की और रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उससे कह रही थीं, नेहा, तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली है। इतना लजीज खाना बनाती है कि पूछो मत। कितनी पगार लेती है? हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढ दो। ऐसा सुनकर नेहा हंस पड़ी, लेकिन इतना भी नहीं कह पाई कि वह मेरी नौकरानी नहीं, मेरी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद शांति जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और सबके साथ बैठ गईं। बहू की सहेलियां कुछ सकपका गईं।
तो शांति जी बोली, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इनकी नौकरानी नहीं, मैं इनकी सास हूँ। आपकी सहेली ने आपको बताया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही बता देती हूँ। सारी सहेलियां चौंक गईं और हैरानी से नेहा की तरफ देखने लगी। शांति जी बोली कि बहू, घर में नौकर चाकर रखना अच्छी बात है, लेकिन घर के सास को ही अपनी सहेलियों के सामने नौकर बना देना, ये तो अच्छी बात नहीं। अब इतने में बहू की भौहें तन गई। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ और पिताजी के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि उनका बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। तभी सूरज ने कहा, माँ, इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी आपको? प्रमोद जी, जो इतने दिनों से सारी बातें चुपचाप सहते आ रहे थे सिर्फ अपने पोती के लिए, वो आज अपना धीरज खो बैठते हैं और उन्होंने कहा, छोटी सी बात? तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी की संज्ञा दे दी गई और तुम्हें यह छोटी सी बात लग रही है? माफ करना बेटा, आज तक हम सब चुपचाप सह रहे थे, पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल भी रुकें तो यह मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए प्रमोद जी अपनी पत्नी के साथ अपना सामान पैक करने लगे, यह सोचकर कि कहीं बच्ची का मुंह उन्हें रोक न ले। उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने महीनों सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर अपने घर से रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। प्रमोद जी और शांति जी पहली ट्रेन पकड़कर अपने घर आगरा आ गए। रह रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था। उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वे ही साथ छोड़ दिए। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? महीने के किराए के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी तो नहीं है। जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी बच्चे के पढ़ाई और उसे सेटल करने में खर्च कर दिए। अब हमारे पास बचा ही क्या है? यह बातें प्रमोद जी को दिल ही दिल में कचोट रही थी। शांति जी के किराएदार नीतू को जब पता चला कि आंटी जी आ चुकी हैं, तो वह दौड़कर उनके पास आई और उनसे कहा कि आंटी जी, अंकल जी, आप दोनों हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। नीतू का बेटा सोनू भी शांति जी के पास आता है। शांति जी ने उसे गले लगाया, उसे अपने गोद में लेकर उसे दुलारा, फिर नीचे उतार कर उदास मन से अपने कमरे में चली गई। लेकिन आनंद जी के दिमाग में रह रह कर वही बातें गूंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे, उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। इससे पहले कि शांति जी उन्हें संभाल पाती, वे निढाल गिर चुके थे। शांति जी का आवाज सुनकर नीतू और उसका पति विकास दोनों भागे भागे आते हैं। जब तक वो पहुंचे, लेकिन तब तक प्रमोद जी निष्प्राण हो चुके थे। शांति जी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीतू और विकास ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। बहू बेटे को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकाचारी निभाकर चले गए। अपनी माँ का हाल चाल जानने तक की जहमत नहीं उठाई, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शांति जी की हालत अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन नीतू और विकास का बेटा सोनू कुछ बीमार हो जाता है, तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अब नीतू के अनुपस्थिति में शांति जी ने टिफिन का सारा काम संभाल लिया। सब ग्राहकों को उनके खाने का स्वाद बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी हो गई। उसी समय शांति जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार नया घर खरीद लिए हैं। अब वे वहीं पर अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने अपना मकान 2 महीने पहले ही खरीद लिया था, लेकिन अंकल के जाने के बाद वो आंटी को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह बात जानकर शांति जी भाव विभोर हो गईं। फिर अपने आप को संभालते हुए नीतू के पास गईं और उसे बधाइयाँ देते हुए कहीं, बेटा, तू मेरा इतना ख्याल ना कर कि मैं तुझे जाने ही ना दूं। शांति जी ने नीतू को आश्वासन दिया कि वो ठीक हैं और सारी तैयारियां करवाकर नीतू को और उसके पति को विदा किया। अब शांति जी पूरी तरह से अकेली हो चुकी थीं। उनके मन में एक ही बात खाए जा रही थी कि वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। अब तो उनके किराएदार भी जा चुके हैं, आय का स्रोत भी बंद हो चुका है।
अब इतनी बातें वो सोच ही रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जब दरवाजा खोलकर देखा तो सामने हॉस्टल की कुछ लड़कियां थीं और उनसे टिफिन के लिए आग्रह करने लगी। वो कहने लगी, आंटी जी, आप टिफिन बहुत अच्छा बनाती हैं, आप टिफिन सर्विस शुरू करिए, हमें आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है। यह सुनने के बाद शांति जी तो थोड़ी देर तक कुछ सोचती हैं, फिर उनके आंखों में अचानक चमक आ जाती है। नीतू और विकास को फोन किया और अपने इस नए काम में मदद मांगा। तब नीतू और विकास ने भी शांति जी का खुले दिल से मदद किया। जब उनका सारा काम जम गया तो नीतू और विकास अपने घर वापस चले गए। अब इधर शांति जी ने अपने टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दिया था और 2 लड़कियों को अपने काम पर रख लिया था। वो लड़कियां दिन भर भाग दौड़ का काम करती। अब इसी तरह शांति जी का काम बहुत आगे बढ़ चुका था। हॉस्टल की लड़कियों से शांति जी का इतना मेल जोल हो चुका था कि कुछ हॉस्टल की लड़कियां शांति जी के घर पर किराएदार के रूप में आकर रहने लगी। अब शांति जी का अकेलापन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एक दिन इसी तरह शांति जी के किराएदार लड़कियों ने शांति जी के द्वारा बनाए गए खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब वह वीडियो तेजी से आग की तरह वायरल हो गया। इसी कारण शांति जी का काम और भी बढ़ गया और उन्हें और भी मुनाफा होने लगा। अब यह वीडियो जब शांति जी की बहू नेहा ने देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। वह चौंक गई। उसने यह वीडियो अपने पति को दिखाया और बोला, अरे तुम्हारे माँ के खाने के चर्चे तो पूरे देश में हो रहे हैं। बाप रे, आज वो इतना कमा रही हैं जितना कि तुम भी नहीं कमा सकते। तुम्हारे कमाई से तो हम लोग का घर भी ठीक से नहीं चलता। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम माँ जी के पास ही जाकर रहें। अब तो बाबूजी भी नहीं रहें, इस कारण माँ जी को अकेलापन लगता होगा, तो हम उनके पास ही चलकर रहते हैं। यह बात सुनने के बाद सूरज भी पूरी तरह से चौंक जाता है और अपनी पत्नी के बातों को मानते हुए अपनी पत्नी और बच्ची के साथ अगले ही दिन अपनी माँ के पास चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि घर पर बहुत सारा भीड़ लगा है। सारे मीडिया वाले शांति जी का इंटरव्यू ले रहे थे और वो दोनों अजनबी की तरह घर के एक कोने में खड़े थे, अपने ही घर में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। शांति जी ने उन्हें दूर से ही देख लिया था, लेकिन वो चुप रहीं। जब भीड़ खत्म हो गई तो दोनों बहू बेटे शांति जी के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। शांति जी चेहरे पर बिना भाव दिखाए उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी पोती को गोद में लेकर उसे दुलार किया, उसे खिलाया। इसके बाद सूरज ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। शांति जी ने तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है। लेकिन माँ, इस घर पर हमारा भी तो हक है, बहू ने कहा। तब शांति जी बोल पड़ी, हक तो तुम लोगों का उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकाले गए थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना, रास्ते के लिए तुम लोगों के लिए टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए शांति जी अपने काम में व्यस्त हो गईं। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। शांति जी ने जिस तरह का जवाब अपने बेटों को दिया, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए।